हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्टर प्लेटफॉर्म। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। Under this contract, the insurer promises to provide financial compensation for specific losses, damages, or injuries caused by uncertain future events. In exchange for a periodic fees is known as premium. देखो इंश्योरेंस जो क्या होता है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में। पहला है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि कल को इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई भी नुकसान होता है, कोई भी डैमेज होता है, कोई भी इंजरी होती है फ्यूचर में, तो वो उसका कंपनसेशन देंगे और बदले में वो उनसे प्रीमियम लेते हैं यानी फीस लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं इंश्योरेंस और जो भी ये लीगल टर्म्स है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि इंश्योरर क्या है, इंश्योर्ड क्या है, प्रीमियम क्या है, तो मैं ये इसको आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ टर्म वाइज। देखो, सबसे पहले आता है इंश्योरर। इंश्योरेंस मीन्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी प्रोवाइडिंग रिस्क कवरेज। जहां से आप लोग अपना बीमा करवाते हो, जहां से आप लोग अपना बीमा करवाते हो वो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको इंश्योरर बोलते हैं। और इंश्योर्ड कौन होता है? जो आप इंडिविजुअल या बिजनेस अगर कोई भी प्रोटेक्शन लेना चाह रही है, आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हो किसी भी चीज का, अपनी लाइफ का, मोटर व्हीकल, एनीथिंग, तो आप इंश्योर्ड है। और जो आपको बीमा देगा वो इंश्योरर है, जो कंपनी आपको देगी। फिर होता है प्रीमियम। देखो प्रीमियम जो होता है एक छोटी सी फीस होती है जो हर महीने आपको पे करनी पड़ती है। कोई कोई मंथली पे करता है, कोई क्वार्टरली पे करता है, कोई साल में एक बार पे करता है। ये डिसाइडेड वही लोग करते हैं आपस में कि वो जो फीस कटती है, जैसे अगर मैं सपोज करिए मैंने एलआईसी करा रखी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, तो हर महीने मैं प्रीमियम पे करती हूँ। ज्यादा नहीं होता है, आई थिंक 2000 के आसपास प्रीमियम शायद पे किया जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम पे करना होता है, हर महीने अपने आप बैंक डिडक्ट कर देती है। फिर होता है पॉलिसी। देखो पॉलिसी जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे लिमिट्स, सारे टर्म्स कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे होते हैं। कब कितना पैसा मिलेगा, क्या कंडीशन में मिलेगा, सब कुछ उसमें लिखा होता है। फिर आता है क्लेम। देखो क्लेम जो है वो एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है। जब एक इंश्योर टू रिसीव पेमेंट फॉलोइंग अ लॉस, अगर मुझे कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो मैं जाऊंगी इंश्योरर के पास यानी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और मैं उन्हें क्लेम करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मेरा जो लॉस हुआ है उसके बदले आप मुझे पेमेंट कर दो। लास्ट है आपका सम अश्योर्ड या इंश्योर्ड। देखो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। वो आपके इंश्योरेंस की जो भी आपके पास पॉलिसीज होंगी आप चेक करो, उसमें अमाउंट लिखा होगा कि इतने साल बाद या जो भी है आपकी डेथ होने के बाद आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो वो अमाउंट जो होता है ना इकट्ठा जो आपको दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सम अश्योर्ड। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है सिक्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आता है। सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे बोलते हैं इब्र में फिडाई, यानी ये दूसरा टेक्निकल वर्ड है। बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट ट्रूथफुली विदाउट कंसीलमेंट। देखो इंश्योरेंस देने वाला और इंश्योरेंस लेने वाला दोनों को अब एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। दोनों को एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताना जरूरी है। कोई भी चीज दोनों में से कोई नहीं छुपाएगा। जो इंश्योरर है वो भी आपको पूरी सही सही चीज बताएगा कि मैडम आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इतना प्रीमियम दोगे, सब कुछ। और मैं जिस चीज का लाइफ इंश्योरेंस ले रही हूँ या हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मुझे भी पूरा आपको डिटेल में सब कुछ बताना होगा। सपोज करिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और मैंने इंश्योरेंस तो ले लिया लेकिन इंश्योरर को बताया नहीं था उस टाइम पे कि मुझे ये चीज थी। लेकिन जब उसे पता चला ये इस चीज का कि भाई मैम आपको तो पहले से ही प्रॉब्लम थी, आपने बताई नहीं, तो फिर मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। इसलिए आपको जो भी चीज है आपको दोनों को एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज और डिस्ट्रॉय। देखो भाई सिंपल सी बात है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका फायदा होगा, अगर कोई लॉस होता है तो आपकी जेब खाली होगी, यानी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए मैं मेरे नेबर है, नेबर के यहाँ चलिए कार है और उनका कार का जो है वो इंश्योरेंस जाके मैं कराया उनके कार का, ठीक है,
तो तुम आपको क्या लगता है कि अगर उस कार का कोई भी नुकसान होता है तो क्या वो मुझे देंगे पैसा? बिल्कुल भी नहीं, तो बेवकूफी है। यानी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, वो चीज आपकी होनी चाहिए। अगर उस चीज का नुकसान होता है तो वो आपका होना चाहिए, आपकी जेब खाली होगी। तो सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉयड होता है तो आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। पता चले पड़ोसी का ही मैं लाइफ इंश्योरेंस कराया ही पड़ोसी का, और पड़ोसी की डेथ हो गई सपोज करो, तो वो मुझे पैसा मिलेगा क्या? ये तो गलत चीज हो गई ना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपका ही होना चाहिए उसमें। ऐसे तो फिर दुनिया सबका करा देगी जा जाके। फिर है इंडेमिनिटी। देखो, इंडेमिनिटी का मतलब होता है रिस्टोर द इंश्योर टू द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन इंजॉयड इमीडिएटली प्रायर टू द लॉस, नो प्रॉफिट मेकिंग। देखो, इंडेमिनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। यानी आपका जितना नुकसान हुआ है ना, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पे करेगी। सपोज करिए मेरी कार थी और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी हेडलाइट टूट गई। हेडलाइट टूटी, मामूली माइनर एक्सीडेंट था, हेडलाइट टूट गई। अब मैं जाके थोड़ी ना, सपोज मेरी 10 लाख की कार थी, तो मैं ये जाके थोड़ी ना कहूंगी इंश्योरेंस वालों से कि चलो पूरे के पूरे 10 लाख दो। नहीं, वो पूरा एनालिसिस करेंगे। वो देखेंगे मैडम आपकी तो हेडलाइट टूटी है, तो जितना हेडलाइट टूटी है वो उतना ही खर्चा देंगे खाली। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत टूट गया तो हम पूरा 10 के 10 लाख ले लेंगे और फिर नई गाड़ी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना आपकी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना आपका लॉस हुआ है, उतना ही जो है वो आपको अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज। कंपनसेशन इज पेड ओनली इफ द डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस इज एन इंश्योर्ड रिस्क। देखो, जो सबसे करीब कारण होगा आपके नुकसान का, उसी के बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि चलो सपोज करिए कि बिजली गिरी थी और बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया, और बिजली की वजह से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गई आपके घर में, बिजली की वजह से पेड़ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से, मतलब पेड़ गिरा और आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो देखेंगे कि सबसे पास वाला रीजन कौन सा है। वो रीजन आपके इंश्योरेंस लिस्ट में लिखा होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए वो रीजन। तो सबसे पास वाला तो ये है कि मैडम पेड़ की गिरने की वजह से जो है वो घर में क्षतिपूर्ति हुई, तो आपको उसी के हिसाब से पेड़ के गिरने की वजह से जो लॉस होगा होगा वो ही आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी जो डायरेक्ट कॉज होगा, जो आपका सबसे करीबी कॉज होगा। अब ये नहीं कि अरे उस वजह से ये चीज हुई थी, उस वजह से ये चीज हुई थी तब मिला था, नहीं। जो सबसे पास वाला रीजन होगा ना, आपके जो भी नुकसान हुआ है, सबसे पास वाला रीजन, उसकी वजह से ही आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, वही रीजन से। फिर आता है सबरोगेशन। आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर एक्वायर्स द लीगल राइट टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी। देखो, सबरोगेशन में क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी तीसरे की वजह से आपका नुकसान हुआ, सपोज करिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मैं तो आराम से कार चला रही थी और किसी ने आके पीछे से जो है वो कार को टक्कर मार दिया। आजकल तो यही हो रहा है ना, आप सही चला रहे हो उसकी तो गारंटी है, बट आगे पीछे वाले की कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो आंख बंद करके ड्राइविंग करते हैं लोग। ठीक है, तो कंपनसेशन किसमें कैसे दिया जाएगा? सपोज करिए किसी थर्ड पार्टी ने आके जो है वो पीछे से धक्का मारा, गाड़ी को टक्कर लगी और एक्सीडेंट हो गया और कार डैमेज हो गई। अब कार के पैसे तो वो मुझे दे देंगे क्योंकि मेरा इंश्योरेंस था। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो तीसरी पार्टी को जाके पकड़ेगी, यानी जिसने जो टक्कर मारी थी उससे पकड़ के और उससे सारा डैमेज लेगी। ये हक होता है इंश्योरर का कि उनके पास लीगल राइट है कि वो जितना भी डैमेजेस है वो आपको तो दे देगी, वो पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी का कॉलर जाके पकड़ेगी और उनसे पूरा डैमेज का खर्चा निकलवाती है जाके। लास्ट है कंट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की, इफ इंश्योर्ड बाय मल्टीपल पॉलिसीज ऑल इंश्योरर शेयर्स द एक्चुअल लॉस प्रोपोर्शनेटली। देखो, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में ये बोला जाता है कि सपोज करिए आपने एक ही चीज का 10 जगह से इंश्योरेंस करा रखा है। जैसे अगर सपोज करिए मेरी कार है, मैंने इस एल आई सी, सॉरी एल आई सी याद आ जाता है बार बार, जो इंश्योरेंस कंपनी किसी और से करा रखा है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से मैंने दो चार करा रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको मेरी कार डैमेज हो गई है तो क्या सब सब मुझे उतना ही 10-10 लाख रुपए देंगे? नहीं। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि वो बांट लेंगे आपस में। अगर मेरा सपोज करिए 2 लाख 3 लाख का खर्चा, 3 लाख का डैमेज हो गया है, तो तीनों चारों कंपनियां 3 लाख को डिवाइड कर देंगी, और 3 लाख को डिवाइड करने में जितना जितना हिस्सा आएगा उतना उतना ही दिया जाएगा। कहीं आप सोचो 4 जगह से करा लिया तो चारों जगह से ले लेंगे, आप तो बहुत शातिर बन रहे हो यहाँ पे। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या बेवकूफ है? तो अगर ऐसे ऐसे अगर होगा तो फिर एक चीज का तो आप तो 10 जगह से इंश्योरेंस ले लोगे, मतलब पैसा ले लोगे। तो वो लोग कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं होगा, आप लोग कितने से भी कराओ, आपका जितना डैमेज होगा ना हम सब मिलके देंगे, यानी कंट्रीब्यूट करके देंगे। ठीक है। इसमें एक और है, लेट मी चेक, है ना, एक और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर ना, इसके अंदर एक और है।
शायद मिस हो गया है, मैंने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ये 6 दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, वैसे 6 तो नहीं है, 7 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। देखते हैं। मिटिगेशन, देखो मैंने कहा था ना कि मिटिगेशन होता है। एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक इंक्लूड नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी, मिटिगेशन, ठीक है। हम्म देखो, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन यहाँ नहीं इंक्लूड हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ये बोलता है इसके अंदर कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप हो सके बचा सको उस चीज को। सपोज करिए आपकी दुकान में आग लग गई है, आपने दुकान का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप पूरी कोशिश करिए, उस पर पानी डालिए, कुछ भी करिए, जितना हो सके बचाने की कोशिश करो। अगर आपने जानबूझ के सोचा कि अरे पैसा तो मिल ही जाएगा, जलने दो, तो फिर आपको क्लेम नहीं करने दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। मिटिगेशन बोल देते हैं, लॉस मिनिमाइजेशन बोल देते हैं। मैंने कहा था ना इसमें 7 है, मुझे याद है ये 7 के 7, इसमें एक मिस हो गया था, ये लॉस ऑफ मिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर द इंश्योरर promises to pay a designated beneficiary a pre-agreed sum of money upon the death of the insured person or upon maturity after a specific time frame whichever occur first। अच्छा, सब लोग LIC कराते हैं, ठीक है। तो पता होगा कि LIC एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे इंश्योरेंस प्रॉमिस करता है आपको कि हम आपको एक इतना अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे, या तो आपकी डेथ के बाद मिलेगा, या तो एक टाइम मेच्योरिटी के भी इतने साल बाद दे देंगे, जो भी चीज़ पहले होगी हम उस हिसाब से आपको पैसा दे देंगे। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, याद रखना लाइफ इंश्योरेंस एक इकलौता इंश्योरेंस है जो कि इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता है। इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है क्वेश्चन यहाँ से, कि ऐसा कौन से आपको ऑप्शंस दे देंगे कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडेमनिटी में नहीं आता है, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अभी मैंने आपको बताया था इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति, जितना आपका लॉस हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका फर्स्ट फीचर यही है, ह्यूमन लाइफ इज अ प्राइसलेस एंड कैन नॉट बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखो भाई, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जो आजकल कीमत हमारी सरकार भी लगाती है कि बहुत सारे बच्चे, आप लोगों को केस याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर पानी भर गया था कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी के अंदर, और बहुत सारे बच्चे वहां पे डूब के जो है उनकी डेथ हो गई थी। सबको पता होगा इस इंसिडेंट के बारे में। तो बच्चों की कीमत लगा देते हैं कि चलो मुआवजा दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, 2 लाख, 3 लाख दे देंगे। और अभी भी प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें भी मुझे सुनने में आया था कि मांग रहे थे कि आप मुआवजा दो जो बच्चों को, बच्चों जिन्होंने सुसाइड कर लिया है नीट के एग्जाम की वजह से, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था उनको मुआवजा दो। तो आपको क्या लगता है कि किसी के बच्चे की कीमत इतनी हो सकती है क्या? कोई कीमत नहीं है किसी की जिंदगी के लिए। ना कितना बच्चा उनके माँ बाप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप कैसे बता सकते हो? उसका कोई प्राइस ही नहीं है देने का। आप 1 करोड़ या 2 करोड़, कुछ नहीं होगा उससे भाई। घर का बच्चे, घर का कोई भी देखो आदमी चला जाता है ना, उस चीज की तो कभी भी वो होगा नहीं पूरा, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को बोला गया है कि ह्यूमन की जो लाइफ है ना वो प्राइसलेस है, इसको हम लोग ना ऐसे तोल नहीं सकते कि इतनी वैल्यू या इतनी नहीं वैल्यू है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना LIC कितने हिसाब से लेते हो, कितने पैसे का करवाते हो, वो आपके ऊपर बेस्ड है। वैसे इसीलिए इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई इतना ये मर गया ना तो इसकी कीमत इतने की थी। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट टाइमिंग। देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द पॉलिसीज परचेज। देखो, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपने इंश्योरेंस लिया था तो उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मरने के बाद कोई नहीं पूछ रहा, लेते टाइम पूछ होना, देते टाइम नहीं। जब आपका पैसा मिलेगा तब कोई नहीं देखता लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में याद रखना, टाइमिंग जब होती है जब आप परचेज करते हो। सपोज करिए किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के नाम पे लिया है LIC, कि मेरे हस्बैंड के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस दे दो। तो उस टाइम पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे जब ली गई थी। बाद में भला ही उनका डिवोर्स हो जाए, वो सेपरेट हो जाए वो लोग, फिर भी वाइफ आकर जो है वो क्लेम कर सकती है। बाद में ये लोग नहीं देखते, शुरुआत में आपका रिलेशन होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है जब आप पॉलिसी खरीदते हो। फिर डुअल पर्पस। देखो इसमें क्या होता है, आपको लॉस के लिए तो पैसा मिलता ही मिलता है, साथ में इसको ना लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान भी आपके लिए एक तरीके का सेविंग का काम भी करता है इंश्योरेंस। आपका ही तो टैक्स बचाता है, अगर आपने ढंग से कभी देखा हो। टैक्स सेविंग में बहुत हेल्प मिलती है और आप लोगों को इस पे अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया जाता है। तो ये दोनों काम करता है, ठीक है। अब आते हैं मेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स होते हैं टर्म लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी एंड यूनिट लिंक्ड।
सबसे पहले आते हैं टर्म लाइफ पॉलिसी। इसमें सबसे प्रॉपर जो सबसे इसका पर्पस होता है, इसका होता है आपको फाइनेंशियली बचाता, आपको पैसों की कमी नहीं हो इस चक्कर में। कंडीशन इसकी बस एक होती है जो मुझे भी मतलब अजीब लगी कि ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर, इट पेज फुल सम अश्योर्ड ओनली इफ इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग टर्म, नो मैच्योरिटी वैल्यू। देखो ये पैसा आपको जब मिलता है जब आपकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को ये पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो फिर आपको जीरो मिलता है यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड टर्म लाइफ पॉलिसी, याद रखना। टर्म लाइफ पॉलिसी में आपको पूरा पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब इंश्योर्ड पर्सन मर जाता है, ठीक है। अगर वो जीवित रहता है तो फिर कोई भी पैसा उसको नहीं मिलेगा। दूसरा है इंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी सेविंग्स भी होती है यहाँ पर। और इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपको पैसा डेथ के बाद भी मिलेगा, और अगर आपकी मेच्योरिटी डेट आ गई है तो उस पर भी आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। तो ये चीज सही है ना। तीसरा है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ होती है लाइफ टाइम के लिए, आप 100 साल के लिए ये मिलता है आपको, जब तक आपकी डेथ नहीं होती है उसके बाद फिर 100 साल, जब तक आप जियो 100 साल तक इतना दिया जाता है ये आपको। फिर आता है यूनिट लिंक, इसके अंदर इंश्योरेंस है प्लस इन्वेस्टमेंट है। देखो इसमें क्या होता है कि जो आप प्रीमियम देते हो ना हर महीने, मैंने आपको बोला ना फीस पे करनी पड़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा तो कंपनीज जो है वो आपके लिए रखती है, प्रोटेक्शन करने के लिए रखती है, बाकी का वो इन्वेस्टमेंट कर देती है इक्विटी में, डेट में। तो कितना कमाती है इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है ये चीज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे अगर सपोज करिए कोई अनीता है, उसने 20 साल का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था, 2,50,000 सपोज करिए। अनीता जो है उसकी डेथ हो गई, 20 साल के अंदर अंदर ही हो गई, उसने 20 साल का लिया था, तो उसकी फैमिली को पूरे 2.5 लाख दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसके खर्चे के लिए। लेकिन अगर वो 20 साल से ज्यादा सरवाइव कर जाती है ना, तो फिर कोई रिफंड नहीं है यहाँ पर। ये है टर्म इंश्योरेंस, याद रखिएगा। फिर आता है फायर इंश्योरेंस। देखो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट गारंटीज इंडेमिनिटी अगेंस्ट लॉस और डैमेज कॉज डायरेक्टली टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन और लाइटनिंग ओवर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। देखो फायर फायर वाली जो चीज होती है, आग लगने से हो गया, आपका कोई भी डैमेज है, बिल्डिंग, मशीनरी, आपका सामान है, अगर फायर से, एक्सप्लोजन से या बिजली गिरने से होती है तो वो फायर में ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फायर होना चाहिए। देखो यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन है, देयर इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड फायर क्लेम। ऐसे ही क्लेम नहीं कर दोगे फायर का, उसमें भी तीन कंडीशंस रखी है उन्होंने। पहला रखा है एक्चुअल इग्निशन, यानी देयर मस्ट बी रियल फायर इन फ्लेम्स, नॉट merely हीट, स्मोक और चारिंग। देखो आग लगनी चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि धुआं लग गया या थोड़ी बहुत आप लोगों ने देखा होगा ना, आग लग जाती है फिर वो बुझ जाती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, या कहीं धुआं धुआं सा ही हो जाता है। ये मियरली हीट, स्मोक, इन सब चीजों से ये लोग आग नहीं मानेंगे। अगर आप पहुंच जाओगे ना उनके पास तो आपको भगा दिया जाएगा। दूसरा एक्सीडेंटल कॉज। देखो ये एक्सीडेंटल कॉज होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जानबूझ के आग लगा दी कि हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, फिर आपका क्लेम जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। फायर शॉर्ट सर्किट से या बिजली गिरने से या अपने आप जो आग लगती है ना उसी पे ही क्लेम कर सकते हो। जानबूझ के भी बहुत लोग होते हैं ना जो इंश्योरेंस के चक्कर में खुद ही आग लगा देते हैं। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट, टाइमिंग बता रही हूँ यहाँ पे, मस्ट एग्जिस्ट बोथ व्हेन द बाइंग एंड द पॉलिसी एंड द प्रिसाइज मोमेंट ऑफ लॉस। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट दोनों में ही होना चाहिए। जो दुकान जब आपने खरीदी थी दुकान की फायर इंश्योरेंस, तब भी आपकी दुकान होनी चाहिए, और जब लॉस हुआ जली थी तब भी आपकी दुकान होनी चाहिए, यानी आपका दोनों टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में बेटा कब बताया था मैंने आप लोगों को, जब सिर्फ पॉलिसी खरीदो तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, बाद में नहीं। लेकिन फायर में दोनों जगह जरूरी है, जब खरीदी थी तब भी और जब आग लगी है या लॉस हुआ है तब भी, जब आप अमाउंट लोगे दोनों टाइम पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूजीसी नेट में तो बहुत बार आया है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसके कुछ टाइप होते हैं, वैल्यूड, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहली होती है वैल्यूड पॉलिसीज। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लाइक फाइन आर्ट, रेयर कलेक्टिबल्स इज एग्रीड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। देखो आग लगने से पहले ही जब इंश्योरेंस लिया जाता है उससे पहले ही आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपके पास कुछ पेंटिंग है आपकी दुकानों में, कुछ रेयर कलेक्शंस आप लोगों ने रखे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। तो जब अगर वो जल जाती है या वो डैमेज हो जाती है तो उतना ही पैसा जो है वो आपको दिया जाता है पहले ही, ठीक है। एक पहले से ही आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं दोनों कि भाई इसकी वैल्यू तो इतनी है, ये इतना महंगा हमारे पास एंटीक चीज है, वो चीज है वैल्यू पॉलिसी। फिर आता है स्पेसिफिक पॉलिसी।
कवर डैमेज अप टू अ फिक्स स्पेसिफाइड लिमिट रिगार्डलेस ऑफ ओवर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। देखो स्पेसिफिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है इसमें आप पहले से ही जो है अमाउंट डाल देते हो कि भाई मेरी दुकान अगर कल को जल जाती है तो मैं जो है या कंपनी है आपस में मिलके बोल देते 5 लाख रुपए आपका डैमेज रहेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी चाहे 10 लाख की जली हो, चाहे ज्यादा जली हो, कम जली हो, उन्होंने एक फिक्स लिमिट कर दी थी, उतना ही आपको मिलेगा। फिर आता है फ्लोटिंग पॉलिसीज, प्रोटेक्ट्स गुड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस अंडर अ सिंगल पॉलिसी इन प्रीमियम। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्लोटिंग पॉलिसी के अंदर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी जो सामान है वो कई सारी जगह गोडाउन में रखा हुआ है, एक ईस्ट साइड, एक वेस्ट साइड, एक नॉर्थ, एक है ना, तो आप सोचेंगे कि हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना। नहीं, इस पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें बोलते हैं चाहे आपकी मल्टीपल लोकेशन में हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही पॉलिसी से चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका मैरीन इंश्योरेंस, जो जहाज वाली इंश्योरेंस होती है। इट प्रोटेक्ट शिप ओनर्स, कार्गो ओनर्स, फ्रेच ऑपरेटर्स अगेंस्ट लॉसेस इंसिडेंट टू मैराइन एडवेंचर्स अक्रॉस ओशियन वाटर्स रिवर्स कंबाइंड इंटरमोडल ट्रांसिट रूट। देखिए मैरीन इंश्योरेंस आपके जो शिप ओनर होते हैं, जहाज को चलाने वाले, जहाज के मालिक, कार्गो ओनर, जो वहां पे सामान रखा हुआ उसका ओनर, इन सबको लॉसेस से बचाने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। इसमें सबसे पहला अगर मैं टाइप की बात करूं, यहाँ पे 4 होते हैं वही मैरीन इंश्योरेंस, याद रखिएगा, ठीक है। एंड वो आपका हुल इंश्योरेंस होता है, विच मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द शिप और वेसल्स। देखो जो आपका शिप है ना, शिप पूरा जो जहाज है, उसका जो जहाज जो है ना पूरी, या जो मशीनरी है, जो शिप है पूरा, उसका इंश्योरेंस होता है ये, ठीक है। ऊपर ऊपर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो आपका हुल इंश्योरेंस है। फिर आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मतलब जो शिप के अंदर जो सामान रखा हुआ है ना, शिप के अंदर, सिर्फ शिप की बात करो जहाज की, तो वो हुल इंश्योरेंस है, उसका अगर आपने इंश्योरेंस लिया है। कार्गो इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो सामान अंदर लोड लेके लेके जो जाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्गो इंश्योरेंस। फिर आता है फ्रेच इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल लॉस ऑफ शिपिंग चार्जेस अर्न बाय शिप ऑपरेटर्स। जो शिप ऑपरेटर्स होते हैं, जो भाड़ा, फ्रेच का मतलब भाड़ा, भाई ले जाने आने का भी तो जो भाड़ा लिया जाता है वो है फ्रेच इंश्योरेंस। मान लीजिए जब जहाज डूब गई तो उनका किराया तो चला जाएगा ना, तो वो चीज है। फिर होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जो कि थर्ड पार्टी से जो यहाँ पर है पेबल की जाती है। थर्ड पार्टी, तीसरा बंदा आ जाए, मान लो दूसरे जहाज ने टक्कर मार दी, तीसरे जहाज ने टक्कर मार दी सपोज करो, उनके लिए है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है ना, वो शुरू में नहीं होता, जब लॉस होता है ना उस टाइम पे होना जरूरी है। मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस, कि हाँ ये हमारा सामान था, ये हमारा सामान है, हम ही इसके ओनर है, उस लॉस के टाइम पे इंटरेस्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी ऑफ सी वर्दीनेस, देखो भाई आपको पहले से जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपकी शिप जो है स्ट्रक्चर्ड सही है ना, प्रॉपरली सब कुछ है, अंदर मशीन्स वगैरह सही से काम कर रही है, सब कुछ आपको ये पहले से चेक करना जरूरी है। पता चला आपने पहले चेक नहीं करी है और वो बाहर जाके गड़बड़ कर जाए, फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। आपने शुरू में ही चेक नहीं किया कि इसके अंदर गड़बड़ है, और फिर आग, वहां जाके आग लग गई या कुछ भी है, डूब गया, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है फिर ये। क्योंकि जहाज भी डूब जाती है ना, आंधी तूफान इतने आते हैं, आपने देखा होगा टीवियों में। फिर आता है एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। देखो एक्सीडेंट में एक तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है जो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करता है अगर आपकी डेथ हो जाए या आप डिसेबल हो जाओ, समझ में आ रहा है ना, तो उसमें आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है मोटर इंश्योरेंस। जो मोटर इंश्योरेंस है ये आपके व्हीकल ओनर्स को, जो व्हीकल आपकी चोरी ना हो जाए, उसमें आग ना लग जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, आपकी आपकी कार का, आपकी जो भी आपके पास व्हीकल है उसके अगेंस्ट आपको मोटर इंश्योरेंस दिया जाता है। अब देखो मोटर इंश्योरेंस में ना दो चीज है यहाँ पर आपको देखनी है। एक तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है, कंप्रहेंसिव मोटर पॉलिसी होता है। अब ध्यान से समझना, देखो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जब आप इंश्योरेंस इतना कराते हो कि भाई किसी और ने आकर जो मुझे धक्का दे दिया या किसी और ने मेरी गाड़ी ठोक दी, चोरी कर ली, तो आप मुझे जो उसका पैसा दे दो, उसका उसका इंश्योरेंस है। लेकिन कंप्रहेंसिव मोटर पॉलिसी में ये होता है कि सपोज करिए दो लोगों, आपका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो आपको नहीं इंजरी होगी, आपको नहीं, आपकी गाड़ी नहीं डैमेज होगी, तो कंप्रहेंसिव में आप दोनों चीजों का कराते हो, उस वाले आदमी का भी कराओगे और अपनी गाड़ी का भी कराते हो। लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ उसका उसका ही डैमेज जो भी होगा वो मिलेगा खाली। लेकिन कंप्रहेंसिव में आपका भी जो नुकसान होगा, भैया आपने अगर किसी की गाड़ी ठोक दी, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, चलो आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया,
आपने किसी का एक्सीडेंट करा तो आपको आपका भी तो कुछ डैमेज हुआ होगा ना। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस दे रहा है तो सिर्फ खाली आप उस इंसान को ही पे करोगे, खाली बस। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी तरफ से उस इंसान को पैसा देगी। लेकिन अगर आपने कंप्रहेंसिव मोटर पॉलिसी ले रखा है तो बेटा जो आपका भी डैमेज हुआ और जो उसका भी हुआ, दोनों का पे करती है, दोनों का पे करेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट पूछा गया है, तो लीगल थर्ड पार्टी तो देखो सब मैंडेटरी है, लॉ अलाउड करती है इसको। लेकिन कंप्रहेंसिव जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप अपना भी कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहती। अब थर्ड पार्टी की अगर इंजरी होती है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर्ड इन फुल। देखो ये इतना आसान होता है ना कि अगर आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं जाएगा, अगर आपने मोटर इंश्योरेंस करा रखी है तो आपका नहीं जाएगा पैसा, क्योंकि आप जो अपनी जेब से देने वाले थे वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी तीसरे बंदे को, क्योंकि आपने तो उसका एक्सीडेंट कर दिया है। तो अगर एक्सीडेंट में वो कितने भी पैसे आपसे मांग सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोग एक्सीडेंट कर देते हैं और फिर पैसा दे देते हैं उनकी फैमिली को, कि तो वो केस नहीं करते। तो आपका नुकसान हो जाए बच जाएगा और आपकी जगह जो कंपनी है वो आप पे कर देगी आपके बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन कंप्रहेंसिव मोटर पॉलिसी में अगर आपने अपना भी करा रखा है तो आपका भी जो डैमेज हुआ है आपको भी पैसा मिल जाएगा और उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो ओन व्हीकल डैमेज या थेफ्ट, अगर आपकी खुद की व्हीकल डैमेज हो रही है तो फिर थर्ड लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको तो कुछ नहीं देने वाला। भाई आपने आपका डैमेज थोड़ा करवाया, आपने तो उनका उनका करवाया थर्ड पार्टी का। लेकिन कंप्रहेंसिव पॉलिसी ले रखी है तो आपको भी पूरा कवर यहाँ पे किया जाएगा। बस इतना समझो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में आप सिर्फ सामने वाले का इंश्योरेंस कराते हो एक तरीके का। यानी सामने वाले का अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी वजह से उसकी डेथ या कुछ भी डिसेबिलिटी होती है तो कंपनी आपकी तरफ से उसको पैसा दे देगी। लेकिन अगर आप कंप्रहेंसिव कराते हो तो आपका भी जो डैमेज हुआ होगा ना, क्योंकि भाई एक गाड़ी ठुकेगी तो दूसरी भी तो आपकी भी तो नुकसान होगा ना, तो आपका भी नुकसान और उसका भी नुकसान दोनों पे करती है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, इंश्योरेंस ले लिया है तो क्या किसी को भी मार दोगे क्या? यानी क्या हो गया आजकल लोगों को। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड रोल ऑफ एजेंट्स। देखो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं? दीज आर द इंटरमीडियरीज आर स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल और एंटिटीज that act as a bridges connecting insurance buyers with insurance providers. They facilitate policy placement, advisory and claim processing. देखो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज वही इंडिविजुअल होते हैं जो आप लोगों के पास एलआईसी बेचने आते हैं, जो आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइडर और इंश्योरेंस बायर दोनों को मिलाने का काम करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, ठीक है। एजेंट भाई जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और जो कस्टमर है उनके बीच का जो एजेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग काम करते हैं एलआईसी बेचने वाले, वो एजेंट ही तो होते हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इसमें क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला टाइप है इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट द इंश्योरेंस कंपनी एंड सेल इट्स स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखो इंश्योरेंस एजेंट वो एजेंट होता है जो जिस कंपनी में काम कर रहा है ना उसी की एलआईसी बेचेगा बस खाली, और किसी की नहीं बेचेगा। उसी कंपनी की बेचेगा, उसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स। लेकिन अगर भाई मैं बात करूँ इंश्योरेंस ब्रोकर की, तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हु रिप्रेजेंट द कस्टमर्स एंड सर्च अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज फॉर द बेस्ट कवर। इंश्योरेंस ब्रोकर्स किसी से बंधे नहीं होते, ये तो इंडिपेंडेंट आजाद होते हैं। ये तो मल्टीपल कंपनियों में जा जा देखते हैं, जो इन्हें सही लगता है अपने कस्टमर के लिए वो उन्हें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी उसी का ही गुण गाओगे, नहीं, ये सब जगह देखते हैं, जो अच्छा लगेगा वो अपने कस्टमर्स को बताते हैं। तीसरे होते हैं सर्वेवर्स एंड लॉस असेसर्स। दीज आर द टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु इन्वेस्टिगेट एंड असेस डैमेज ड्यूरिंग क्लेम्स। ये आपके कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपका डैमेज देखते हैं कि आपने जो क्लेम करा हुआ है वो कितना सही है, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। फिर होते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाले एंटिटीज होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को और जो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है उनको हैंडल करने का काम इनका होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई एजेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला होता है नीड असेसमेंट, इवेलुएट द क्लाइंट्स फाइनेंशियल प्रोफाइल्स एंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट कवरेज। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्लाइंट्स को एक्जैक्टली जरूरत क्या है, उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल देखते हैं पहले कि इनके पास कितना पैसा है। गरीबों को कोई लाइफ इंश्योरेंस देता है क्या? गरीबों को क्रेडिट कार्ड देता है क्या? हमारे पास डेली बैंक के फोन आ जाएंगे क्योंकि हमें पता है हमारे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन क्या जिनको जरूरत है उनके पास आता है क्या फोन? नहीं आता ना। तो यही ऐसा एलआईसी है, सबके पास एलआईसी के पास पहुंचते हैं क्या ये लोग? नहीं। उन्हें पता है भाई अमीरों को लपेटो, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनको लो। तो ये पहले क्लाइंट के फाइनेंशियल प्रोफाइल्स चेक करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि आप इतने पैसे वाला ले लो, आप उतने पैसे वाला ले लो। फिर आता है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, ये पॉलिसी बताते हैं कि भाई ये वाली पॉलिसी है, आपको इसमें फायदा मिलेगा, इतनी लिमिट्स हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताते हैं, ठीक है। प्रपोजल सपोर्ट, प्रपोजल सपोर्ट इंश्योर प्रपोजल फॉर्म्स आर कंप्लीटेड एक्यूरेटली विदाउट कमिटिंग मटेरियल फैक्ट्स। देखो उसे ये बोला गया है कि भाई एजेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो फॉर्म भर रहे होते हैं ना एलआईसी के,
प्रॉपर कंप्लीट करके भरवाया जाए फॉर्म कस्टमर से, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है इसकी एजेंट की। क्लेम फैसिलिटेशन, स्टैंड बाय द इंश्योर ड्यूरिंग क्लेम्स एंड इंश्योर प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग। जब क्लेम लेने की बात आती है कस्टमर की कि भाई किसी की डेथ हो गई, तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साथ में खड़े रहे उस कस्टमर के, जो भी फैमिली वाले हैं अगर डेथ हो गई है उनके साथ, और जितना हो सके जल्दी उनको उनके पैसे दिलवाए जाए। ये इनकी जिम्मेदारी है, इनका रोल है। अब व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट बनने का आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीका होता है। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक होता है, फिर स्पॉन्सरशिप होता है, फिर ट्रेनिंग, फिर एग्जाम, फिर लाइसेंस अपॉइंटमेंट जिसे बोलते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल कम से कम होनी जरूरी है। 12th 10th पास होना जरूरी है। स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप फ्रॉम इंश्योरेंस, आपको अपना एक रजिस्टर्ड लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में से आपको एक स्पॉन्सरशिप रजिस्टर्ड करानी है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंडेटरी प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग, आपको अपना टिपिकली 25 से 50 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग या फॉर्मल क्लासरूम कुछ भी हो, वहां पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको सारे लॉज, प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ाया जाएगा। प्री लाइसेंसर एग्जामिनेशन, अब आपको एक एग्जाम जो है IRDA कराता है, प्री लाइसेंसर एग्जामिनेशन कराता है, उसको आपको पास करना है, रिटेन होगा एग्जाम आपका, वो आप पास करिए। उसके बाद जब आप पास कर लोगे आपको अपॉइंटमेंट और लाइसेंस मिल जाता है कि आप एजेंट हो LIC के, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कैंसिलेशन, सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन। लाइसेंस कब इनका एजेंट का कैंसिल हो सकता है, तो अ रेगुलेटर विल इमीडिएटली कैंसिल एन एजेंट लाइसेंस इफ द इंडिविजुअल, एक रेगुलेटर जो होता है एक किसी भी एजेंट का इमीडिएटली कैंसिल कर सकता है। कब कर सकता है, पहला, इज फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई ये अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का मतलब आप लोग को पता है दिमाग से ठीक नहीं है, दिमाग से ठीक, पागल तो नहीं कह सकते बट मतलब इसी तरीके से मेंटली अनस्टेबल कह सकते हैं, दिमागी तौर पे वो नहीं है सही। इज कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और मोरल टर्पिट्यूड, देखो इतना टफ टफ वर्ड यूज किया है, हम लोग क्या लॉ पढ़ने बैठे हैं। यहाँ पे है कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल फ्रॉड, यानी कुछ भी उसने क्रिमिनल फ्रॉड करा हो, कभी FIR हो उसके नाम पर, एम्बेजलमेंट किया हो, गबन किया हो किसी के साथ, या मोरली कोई भी चीज गलत करी हो, तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल। नेक्स्ट इज फाउंड गिल्टी ऑफ डेलिबरेट पॉलिसी होल्डर फ्रॉड और फॉर्जरी, या किसी कस्टमर के साथ, किसी पॉलिसी होल्डर के साथ जानबूझ के फ्रॉड या फॉर्जरी करी हो, तो भी उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये अच्छी चीज है, नहीं तो ये लोग तो सबसे पहले जो आके है ना आप लोगों को LIC के इतने सपने दिखा देंगे। और चलिए, सस्पेंशन वर्सेस टर्मिनेशन, यहाँ पे थोड़ा बताया कि सस्पेंशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है। टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एजेंसी राइट्स एंड पेंडिंग इंक्वायरी, देखो जिस पे इंक्वायरी बैठती है ना, ये हर चीज समझ लो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो चाहे प्राइवेट में कर रहे हो, सस्पेंशन और टर्मिनेशन में अंतर है। सस्पेंशन में आपको टेम्परेरी जो है आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, टेम्परेरी, और आप पे इंक्वायरी बैठा दी जाती है। लेकिन टर्मिनेशन में परमानेंट आपको हटा दिया जाता है, आप कोई चांस नहीं है। प्राइमरी कॉज क्या होता है सस्पेंशन का, कि आप देखा गया है कि आपके एलिगेशंस वगैरह लगाए कि आपने रूल्स तोड़े हैं, या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपका कुछ हुआ है दिक्कत, आप पे इल्जाम लगे हुए हैं, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया है। लेकिन टर्मिनेशन में वही इल्जाम आपकी प्रूफ हो चुके हैं, वही इल्जाम आपके प्रूफ हो चुके हैं, इसलिए टर्मिनेशन है। अथॉरिटी टू सेल, देखो सस्पेंशन में आप टेम्पररी ब्लॉक्ड है, कुछ टाइम के लिए आप अपनी LIC नहीं बेच सकते हो, लेकिन टर्मिनेशन में परमानेंटली हटा दिया जाता है, आप कभी नहीं बेच पाओगे आप। चलिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड सेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट, देखो कंज्यूमर को बचाने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए हैं, और वो कोड जो है इंश्योरेंस एजेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, मैंडेटरी आइडेंटिफाई सेल्फ, अपनी खुद की आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, डिस्क्लोज करो, अपना लाइसेंस दिखाओ। जब पहली बार कस्टमर से मिलने जाओगे, पहली बार कस्टमर से मिलने जाओगे, अपना ID कार्ड दिखाइए, अपना एजेंट का लाइसेंस दिखाइए, और अपने कंपनी का नाम आपको बताना है जब आप पहली बार मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग कस्टमर से। ये मैंडेटरी है, जरूरी है करना। फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज ऑल द पॉलिसीज ऑप्शंस, प्रीमियम रेट्स, एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस ट्रूथफुली, सारे पॉलिसी के ऑप्शंस बताने, यानी कि महंगा महंगा बता दिया नहीं, आपको सब बताने ऊपर से लेके नीचे तक। प्रीमियम रेट आपको बताना है कि कितनी फीस होगी, सब कुछ आपको बताना है, लिमिटेशंस क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, एवरीथिंग आपको डिस्क्लोज करना है। क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप ऑल द मेडिकल एंड फाइनेंशियल डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। अब आपके कस्टमर्स हैं, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो तो आपको कोई अपनी बीमारी ऐसी बताएगा, तो आपको उसकी सारी डिटेल, चाहे मेडिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो,
स्ट्रिक्टली आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी को नहीं बता सकते आप उसकी कुछ भी बातें पर्सनल। प्रॉम्प्ट सबमिशन, डिपॉजिट कलेक्टेड प्रीमियम्स एंड प्रपोजल फॉर्म्स इनटू द इंश्योरेंस सिस्टम्स विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर उसने जो फीस पे करी है, उसने जो फॉर्म भरा है, उसको आपको सिस्टम के अंदर अपडेट कर देना है 24 घंटे के अंदर अंदर। याद रखिएगा ये मैंडेटरी है। अब आपको क्या करने की नहीं परमिशन है वो भी आप ध्यान से सुनिए। एजेंट को, डू नॉट साइन फॉर क्लाइंट्स, नेवर फॉर्ज और एग्जीक्यूट सिग्नेचर्स एंड प्रपोजल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि क्लाइंट तो नहीं है, चलो क्लाइंट की जगह मैं ही साइन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। कभी ऐसा नहीं कर सकते आप। डो नॉट मिसलीड, अवॉइड मेकिंग फॉल्स फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और एग्जीगरेटेड रिटर्न्स। कभी भी आपको कस्टमर को मिसलीड नहीं करना है। ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा, ये आप नहीं कर सकते। जैसे हेरा फेरी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, 1 करोड़ का 2 करोड़ के का पैसा डबल ऐसे कुछ करवाते हैं, तो अक्षय कुमार जो है वो डबल डबल के पैसे के चक्कर में, क्योंकि वो इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है ना उसे कि अब आप करोड़पति बन जाएंगे। डू नॉट कोर्स, कोर्स का मतलब होता है किसी को फोर्स नहीं करना है। अवॉइड एग्रेसिव हाई प्रेशर सेल्स टेक्टिक्स, ऐसा नहीं दिखाना है आपको कि आप प्रेशर ही प्रेशर दी जा रही है। टेक्निक्स मत अपनाना कस्टमर्स पर, क्या आप ऐसे टेक्टिक खेल रहे हो कस्टमर्स के साथ कि इनको प्रेशर ही प्रेशर डाल रहे हो, आप उनको फोर्स कर रहे हो। डू नॉट कोर्स, ठीक है, कोर्जन इज नॉट अलाउड। फिर आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी जो है वो अनट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करी जाती हैं, तो किस तरीके का है वो भी देखते हैं। मिस प्रेजेंटेशन, पता चला भाई एजेंट ने जो है मेकिंग फॉल्स इनएक्यूरेट डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिसी बेनिफिट्स कवरेज और डिविडेंड पे आउट्स। मिस प्रेजेंट कर दिया, गलत गलत स्टेटमेंट्स बता दिए, गलत गलत पॉलिसी के बेनिफिट्स बता दिए, ये आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आती है। इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा पनिशमेंट के लिए। रिबेटिंग करना, रिबेट का मतलब लालच देना, जैसे कि थोड़ा सा इलीगल इंड्यूसमेंट्स करना, आपको कहे ना कि आपको थोड़ा सा कैश किकबैक मिल जाए, गिफ्ट देना उनको कि थोड़ा सा आप पॉलिसी खरीद लो, ये चीजें आप नहीं कर सकते। ट्विस्टिंग, यूजिंग मिसलीडिंग कंपैरिजन टू कन्विंस अ क्लाइंट टू सरेंडर एन एक्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रॉम अनदर कंपनी टू बाय अ न्यू वन। देखो आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, आप मिसलीड नहीं कर सकते, आप ये नहीं उसको बोल सकते क्लाइंट को अरे तुम्हारी पुरानी वाली पॉलिसी अच्छी नहीं है, उसको तुम बंद करो और तुम हमारी कंपनी से नई वाली खरीदो, तुम ये सब नहीं कर सकते। चर्निंग, persuading a client to surrender an existing policy to buy a new policy within the same company purely to earn fresh agent commission। आप ये भी नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी का तो छोड़ो, मतलब अभी मैंने आपको ट्विस्टिंग बताया ना कि आप अपनी कंपनी का बेचने के लिए आपने उसकी जो पुरानी वाली थी वो बंद करवा दी, जो पुरानी उसने किसी और कंपनी से ले रखी थी, वो तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप उसी कंपनी का, आपने जैसे कोई भी उसको पॉलिसी दे रखी थी, लेकिन आपको नया कमीशन कमाना है, तो आप उसकी पुरानी पॉलिसी बंद करा के सेम ही कंपनी का आप कहो कि नहीं नहीं ये नई वाली चीज आई है, आप ये नई वाली इंश्योरेंस लो, ताकि तुम्हें फिर से एक नया कमीशन मिल जाए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। अब आता है कंज्यूमर रिट्रेशनल मैकेनिज्म। देखो भाई आपके के साथ अगर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, अभी जो पिछले 4 बताए, तो आप इसके कुछ जाकर आप अपनी हेल्प ले सकते हो। कैसे हेल्प ले सकते हो? इंटरनल ग्रीवांसेस रिड्रेसल सेल्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की, भाई आपकी ग्रीवांसेस सेल है जहाँ पे आप जाइए और कंप्लेन करिए। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो पे आपको फ्री में आपके जो झगड़े को सुलझाने का काम करती है, ठीक है। और या फिर कंज्यूमर कोर्ट जाइए, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन आपके लिए बनाए गए हैं, आप वहां चले जाओ। चलिए आपका यही तक था। चलिए मैं एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। सपोज करिए कोई एक एजेंट है सुरेश नाम का, ठीक है, तो उसने कन्वीनियंस कर लिया, एक भाई थे बुजुर्ग हमारे, उनको पॉलिसी होल्डर को उन्होंने बोला कि अरे आप ना जो 10 साल का आपने जो पॉलिसी वाली ले रखी है ना उसको आप बंद कर दो, और जो नई पॉलिसी आई है उस पर फीस ज्यादा है, आप ये वाली लो। और उसने ये छुपा लिया कि भाई आपने अगर पुरानी वाली बंद कर दी तो उससे लॉस हो सकता है आपको। इसे बोलते हैं चर्निंग, और ये पनिशेबल है बाय लॉ, ठीक है। चाहे आप उसी कंपनी का ही दिलवा रहे हो उनको दूसरा, पर लेकिन आप नहीं दिलवा सकते अपनी कंपनी का भी दूसरा अपने फायदे के लिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, और मैंने बहुत ही एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल के साथ बहुत ही आप लोगों को हल्का हल्का समझा दिया है। हल्का का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को बहुत एकदम बर्डन नहीं डाला है आपके ऊपर कि बहुत डिफिकल्ट बना के समझाया है, बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया है। आप आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है आप बस एग्जाम्पल याद रखिएगा और बहुत ही इजिली आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। टफ को थोड़ा सा सिंपल बनाइए, और आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट्स बना सकते हो अपने तरीके से, तो और भी बहुत अच्छी बात है कि आप जो चीज पकड़ रहे हो बातों को उनको आप नोट डाउन करते रहो अपने तरीके से, अगर आप बनाते हो तो वो तो और भी बेस्ट है।
ठीक है। तो इसको इतना टफ चीजें लेकर मत चलो, सब कुछ बहुत इजी है। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर आप पढ़ते हो तो सब कुछ इजी है, ठीक है। तो आई होप चलिए आप लोगों को ये चीज पसंद। तो चलिए यही तक थी आपकी क्लास, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर समझा दूं, ये पूरा टॉपिक यूनिट समझा दूं, ताकि आप लोगों को बर्डन ना लगे और आप इजीली से आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।